हेलो। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर। तो हम लोग समझेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट किस तरीके से करा जाता है। तीन मेथड्स हम लोग रिवाइज करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे देश की इनकम। इंडिपेंडेंस में हमारे देश की जो इनकम थी पर पर्सन वो थी ₹230 पर ईयर, और आज के टाइम पर है अराउंड 1,20,000। ये एस्टिमेशन है और कई स्टैटिस्टिशियंस तो इसको ज्यादा भी बताते हैं, अराउंड 1,50,000 तक भी। तो ये डिपेंड करता है, बट काफी इंप्रूव हुई है, बट अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं बेसिक। बेसिक में आपको पता होना चाहिए ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है। ग्रॉस का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन मेड इन द कैपिटल स्टॉक। हमारे देश में कितना एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक में? कैपिटल स्टॉक इज फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंटरी, दो चीज आएंगी कैपिटल स्टॉक में। और इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बुलाते हैं। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है टोटल एडिशन कितना हुआ है कैपिटल स्टॉक में एक साल में या फिर एक पीरियड में। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है नेट एक्चुअल कट कटा के एडिशन कितना हुआ है कैपिटल स्टॉक में हमारे देश के एसेट्स में। जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है और जो नेट इन्वेस्टमेंट हुई है उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स वाले की डेप्रिसिएशन है जो वैल्यू कम हो गई है एसेट्स की। अगर हमने एसेट्स खरीदे थे 50 करोड़ के और उनकी नेट वैल्यू बची है 40 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं? जैसे जैसे टाइम चलता रहता है वैसे वैसे चीजों की वैल्यू कम होती रहती है। फोन्स की वैल्यू, लैपटॉप्स की वैल्यू, जो भी चीजें होती हैं उन सबकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम। विद यूसेज भी चीजों की वैल्यू कम होती है, और टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो जाती है तो भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो भी चीजें डेप्रिशिएट हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से वैल्यू कम हो जाने को हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस होता है झटके वाला लॉस, हमारा कोई एसेट एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गया। डेप्रिसिएशन होता है जो नॉर्मल एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। डेप्रिसिएशन इज अनअवॉइडेबल, डेप्रिसिएशन तो एसेट की वैल्यू तो कम होगी ही होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैपिटल लॉस तो गलती की वजह से होता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है, ये अवॉइडेबल होता है। और डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, या फिर यूसेज ऑफ कैपिटल स्टॉक भी कह सकते हैं, या फिर कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं, या फिर कैपिटल रिप्लेसमेंट एक्सपेंस भी कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से। डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ तो हमेशा होगा, ये अनअवॉइडेबल है। बट कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो हम उसको जीरो मान लेते हैं, बट डेप्रिसिएशन माइनस में तो कभी नहीं हो सकता। तो ये था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। देन डोमेस्टिक, नेशनल और एनएफआईए। डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडिया की बाउंड्रीज, नेशनल का मतलब होता है इंडिया की बाउंड्रीज, साथ में जो बाहर से पैसा आ रहा है हमारे पास, बाहर के देशों से पैसा आ रहा है, एनएफआईए बेसिकली। तो अगर हम हमारे देश की बाउंड्रीज में एनएफआईए को ऐड कर देते हैं तो नेशनल आ जाता है। अब सवाल ये उठता है एनएफआईए क्या होता है? एनएफआईए इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बाहर से हमें कितना पैसा मिला माइनस हमने बाहर कितना पैसा दे दिया, दैट इज नेट बाहर से हमें कितना पैसा मिला। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो अगर फीफा ज्यादा है फीटा से तो एनएफआईए पॉजिटिव है, अगर फीफा बराबर है फीटा के तो एनएफआईए जीरो है, और अगर फीफा कम है फीटा से तो एनएफआईए नेगेटिव है। फीफा इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फिर बेसिक्स में हम लोगों ने समझा था कि एफसी, एमपी और एनआईटी होते हैं। एफसी और एमपी का डिफरेंस होता है एनआईटी। एमपी माइनस एफसी इज एनआईटी। तो इसका लॉजिक ये है कि एफसी का मतलब होता है जो भी पैसा दिया गया है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आता है चार चीजें, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मार्केट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस। फैक्टर कॉस्ट बेसिकली होता है जो भी सामान बनाने में खर्चा हुआ साथ में प्रॉफिट। अगर किसी को सामान बनाने में लगे 100 रुपए और प्रॉफिट हुआ 20 रुपए उसको चाहिए, तो 120 का सामान हो गया, वो उस सामान को बेचेगा कुछ एक्स्ट्रा क्योंकि उस पर टैक्स भी लगता है। तो हमारे इस एग्जांपल में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारे आप राइट साइड पे देखिए, यहां पर
फैक्टर कॉस्ट हो गया 120 रुपए, क्योंकि 100 का एक्सपेंस है, 20 का प्रॉफिट है, और उस पे जब जीएसटी लग गया तो ये हो गया 130 रुपए सेलिंग प्राइस। सो मार्केट प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, और मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी, मेन जीएसटी होता है, और कस्टम ड्यूटी भी होता है। कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट्स पर। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं इनकम पर, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। सब्सिडी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट कंसेशन देती है, बेनिफिट्स देती है, इंसेंटिव्स देती है लोगों को या फिर बिजनेसेस को। जैसे गवर्नमेंट सिलेंडर सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट छोटे मोटे बिजनेसेस को बिजनेस ओपन करने के लिए सब्सिडी देती है, हेल्प करती है। तुम्हें जमीन सस्ती दे देगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दे देगी, पानी सस्ता दे देगी, उनको उनसे टैक्स नहीं लेगी, इन सबको कहते हैं सब्सिडी। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगेन, अगर इनडायरेक्ट टैक्स बराबर है सब्सिडी के तो एनआईटी हो जाएगा जीरो, अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है सब्सिडी से तो एनआईटी हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम है सब्सिडी से तो एनआईटी हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हमने पढ़ा था थर्ड वाले बॉक्स की बातें, एनआईटी, एमपी और एफसी। मेन फॉर्मूले क्या होते हैं? ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू डेप्रिसिएशन, जो अभी हमने कवर करा। नेशनल माइनस डोमेस्टिक इज इक्वल टू एनएफआईए, एमपी माइनस एफसी इज इक्वल टू एनआईटी। इन तीनों फॉर्मूले से आप ऐसे वाले क्वेश्चंस कर सकते हो जहां पर आपको दो एग्रीगेट्स गिवन होते हैं और आपको इक्वेशन कंप्लीट करनी होती है। इनको करने का तरीका क्या है? आपको देखना होता है, आप राइट साइड पे जो भी आपका एक चीज है, जैसे ई वाला केस मैं बताता हूँ। राइट वाले साइड पे देखो, यहाँ पे ग्रॉस है, ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, बड़ी वैल्यू पे माइनस करते हैं, छोटी वैल्यू पे ऐड करते हैं। डोमेस्टिक है तो ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक छोटी वैल्यू होती है तो ऐड कर देंगे एनएफआईए, और एमपी बड़ी वैल्यू है तो माइनस कर देंगे एनआईटी। तो लेफ्ट राइट वाली साइड पे देखो, बड़ी वैल्यू से कुछ माइनस करोगे, छोटी वैल्यू में कुछ ऐड करोगे। सीधी सी बात है ना, बड़ी वैल्यू में माइनस करेंगे तो ही तो छोटी पे पहुंचेंगे, छोटी में ऐड करेंगे तो ही तो बड़ी पे पहुंचेंगे। ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है, नेट छोटी वैल्यू होती है, डोमेस्टिक छोटी वैल्यू होती है, नेशनल बड़ी वैल्यू होती है, एफसी छोटी वैल्यू होती है, एमपी बड़ी वैल्यू होती है। जो सर्कल है वो बड़ी वैल्यूज हैं। फिर मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम का एग्रीगेट है एनएनपीएफसी, और वैल्यू एडेड का एग्रीगेट होता है जीडीपीएमपी। ये आपको याद रखने हैं। टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के, जिसमें ये दो एग्रीगेट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपना मेन मुद्दा स्टार्ट करा था, यहाँ पे हमारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं, और फिर हमने समझा था जीडीपी का मतलब क्या होता है या फिर जीवीए का मतलब क्या होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज एक बंदा कितना सामान प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर पूरे देश के सारे प्रोड्यूसर्स की ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन्होंने जो भी गुड्स बनाई हैं, सर्विसेज रेंडर करी हैं, उस पूरे की मार्केट वैल्यू। सो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब सवाल ये उठता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों आ रहा है, नेशनल टेरिटरी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नाम में ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड का एग्रीगेट होता है जीडीपीएमपी, नेट वैल्यू एडेड का एग्रीगेट हो जाएगा एनडीपीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जीडीपीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपीएफसी, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एनडीपीएमपी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपीएफसी। यहां तक बेसिक से, यहां से मेन मुद्दा शुरू होता है नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करा जाए यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से, और एक्चुअली सारे मेथड के हिसाब से, आपको जो भी निकालना होता है उसको रखोगे लेफ्ट साइड पर। जैसे नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपीएफसी को रखो राइट साइड, लेफ्ट साइड पर। वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपीएमपी होगा हमेशा राइट साइड पर। इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, फिर जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और आप कह सकते हो प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को हम लोग चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू कितनी ऐड करी है किसी भी प्रोड्यूसर ने। फॉर एग्जांपल अगर सामान खरीदा 5,000 का, उसको बेच दिया 8,000 का, तो 3,000 की वैल्यू ऐड करी। कितने का सामान खरीदा, कितने का बेचा, या कितने का सामान फाइनली बना दिया, बिकने के लिए तैयार है, कितने का सामान से हमने कितने की वैल्यू ऐड करके रेडी कर दिया उसको, तो 3,000 की यहाँ पे वैल्यू ऐड हुई है इस एग्जांपल में। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज कितने का हमने खरीदा था, हमारे वाले एग्जांपल में 3,000 इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 5,000 इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्योंकि हमने 5,000 का खरीदा था। सो वैल्यू ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें आ जाएगा रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एटसेट्रा, जो भी हमने यूज करा है, एक्सपेंसेस बेसिकली। वैल्यू एडेड मेथड को आप लोग प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इन सब नाम से भी बुलाते हो। और अगर कभी क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन नहीं है, आपको यूनिट सोल्ड गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देना, आपकी सेल्स आ जाएगी। देन कम्स इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी हमें निकालना है उसको रखेंगे लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर रखेंगे एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी होती है हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, अब देश की इनकम में 3 तरह की चीजें आ सकती हैं। या तो वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनको जो पैसा मिलेगा दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं उनकी इनकम को कहते हैं मिक्स्ड इनकम, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर वो लोग जो कि मजे की इनकम कमा रहे हैं जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। मजे की इनकम में 4 चीजें आ जाती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट को समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है। रॉयल्टी होता है कोई भी इनटैंजिबल एसेट किसी का होता है, उस पे जो पैसा मिलता रहता है, जैसे ऑथर्स को रॉयल्टी मिलती है अपनी बुक्स पर, सिंगर्स को रॉयल्टी मिलती है अपने गानों पर, कुछ इस तरीके से। इंटरेस्ट भी आपको पता ही है, अगर किसी को पैसे देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट, बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट के अंदर 3 चीजें आ सकती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड्स। जो भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है सबसे पहले उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 5,000 का, तो कंपनी 5,000 में से 2,000 रुपए दे देती है टैक्स। देखते जाइएगा राइट साइड पे चीजें लिखी हुई हैं, 2,000 रुपए दे देती है टैक्स, बचा कितना 3,000, 3,000 में से 1,200 रुपए अपने पास सेव कर लेती है और जो भी बचा उसको ओनर से बांट देती है डिविडेंड के रूप में। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को या तो आप टैक्स दे सकते हो प्रॉफिट से, या सेव कर सकते हो, या फिर ओनर्स को दे सकते हो। ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं और जो उनको पैसे देते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया है और अब इसको रीड भी कर लेते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आता है अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज फॉर देयर सर्विसेज। अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज फॉर देयर सर्विसेज, इसमें कुछ भी आ सकता है एम्प्लॉय को, जो भी हम देंगे, चाहे वो हम कैश में दें या फिर काइंड में दें, या तो हम एम्प्लॉय को सैलरी दें, वेजेस दें, बोनस दें, गिफ्ट दें, एम्प्लॉय को कुछ भी दें, फ्री में घर दे दें, जो भी देंगे सब चीजें यहां पर आएंगी। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो भी यहां पर आता है, एम्प्लॉय का नहीं आता है। रिटायरमेंट पेंशन भी आती है, ग्रेचुटी भी इंक्लूड होती है, इनको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इन तीनों को मिला के। तो ये भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होती है। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब होता है जो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए पैसा मिलता है, जैसे चेतन भगत को रॉयल्टी मिलती है अपने पब्लिशर्स से। डिविडेंड का मतलब होता है जो कंपनी को पैसा मिल रहा, जो कंपनी पैसा दे रही है अपने ओनर्स को, ओनर्स आर शेयर होल्डर्स। कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनी टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को। रिटेन्ड अर्निंग्स आर अर्निंग्स दैट आर रिटेन्ड, अर्निंग्स दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स, या फिर इसको आप रिजर्व्स भी कह सकते हो, या इसको सेविंग्स भी कह सकते हो। बेसिकली जो पैसा कंपनी ने बांटा नहीं है अपने ओनर्स को, जो पैसा सेव कर लिया है, सो दीज आर सेविंग्स, दीज आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। मिक्स्ड इनकम इज इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड सच एज फार्मर्स, टीचर्स, टेलर्स, बार्बर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जिनका भी अपना काम है।
ये था हमारा सेकंड मेथड। इसमें आपको ये वाले फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए और आप इनको लर्न कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। Then comes the last method, expenditure method. It is also known as income disposal method. जो हमारा इनकम मेथड था उसको हम बुलाते थे फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से भी। फैक्टर पेमेंट इज इनकम मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें एक्सपेंडिचर का एग्रीगेट होता है जीडीपीएमपी, जो कि वैल्यू एडेड मेथड में भी होता था जीडीपीएमपी। तो जो भी निकालना है उसको लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जीडीपीएमपी, इक्वेशन कंप्लीट कर लो। एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं चार चीजें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो प्राइवेट लोगों ने, हाउस होल्ड्स ने फाइनल गुड्स पर कंजम्पशन के लिए खर्चा करा। हाउस होल्ड्स का जो भी कंजम्पशन वाला खर्चा है, जो भी हाउस होल्ड्स खर्च करते हैं, सब कुछ यहां पर आएगा। गवर्नमेंट ने फाइनल गुड्स पर जो कंजम्पशन के लिए खर्चा करा, मतलब जो गवर्नमेंट ने कंजम्पशन पे खर्चा करा, जैसे डिफेंस सर्विसेज में कुछ खर्चा करा और एडमिनिस्ट्रेशन, देश को संभालना और ये सब, इलेक्शन करवाना, सैलरी देना एम्प्लॉयज को, ये सब चीजें, तो ये सब आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब इंडिया। सो इंडिया में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट हो सकती है या तो फिक्स्ड एसेट्स में या फिर स्टॉक में। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में होती है, एसेट्स शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स आर इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म एसेट्स इंक्लूड इन्वेंट्री एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगी आपके फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट को आप ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हो, क्योंकि नाम में ही क्लियर हो रहा है, ग्रॉस टोटल फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट करी गई है, कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। लास्ट बचा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर आपको ये जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने की है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को डिनोट करते हैं एक्स से, इंपोर्ट को डिनोट करते हैं एम से। इनको एक्सप्लेन भी करा गया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज expenditure on goods and services by government. Gross domestic capital formation is expenditure incurred on purchase of fixed assets as well as inventory. Expenditure incurred on purchase of assets. Assets can be fixed assets or inventory. Fixed assets investment का मतलब है expenditure incurred on purchase of fixed assets, which is also known as gross fixed capital formation और ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां पे फिक्स्ड वर्ड आएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इट इज चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और आखिरी चीज इस चैप्टर में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने को अगर आपको आता है तो आपको ये तीन केसेस यहां पर आ सकते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है। पहला केस जो नीचे वाला है वो पढ़ो, वो आसान है सबसे। ये केस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको निकालना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है और चेंज इन स्टॉक गिवन है, उन दोनों को ऐड कर दो। डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमने ऊपर सीखा। तो यहाँ पे डेफिनेशन को चूज मत करना। बाकी दो केसेस में आपको नेट गिवन होता है। अगर आपको नेट गिवन है तो आपको डेफिनेशन को ऐड करना है, सीधी सी बात ही है। अगर नेट गिवन है तो डेफिनेशन को ऐड करना है। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो सिर्फ डेफिनेशन को ऐड करना है, क्योंकि आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है। अगर आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आपको डेप्रिसिएशन भी ऐड करना है और चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है, क्योंकि आपको फिक्स्ड गिवन है। तो नेट के लिए आप डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे और फिक्स्ड वाली पार्ट के लिए आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे, जिससे टोटल आ जाए। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर समझ आ गया है। और अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप इनकी डिटेल्ड वीडियोस देखिए, मैंने जहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा था अच्छे से। अपने पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से कीजिएगा और फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।